नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं, खास तौर पे टीईटी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, आज हम संस्कृत व्याकरण की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। और हमारा फोकस रहेगा दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर, संज्ञा प्रकरण और स्वर संधि। ये वो नींव है जिसके बिना व्याकरण की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो चलिए व्याकरण शास्त्र की इस नींव को मजबूत करते हैं। शुरू करते हैं कुछ प्रमुख संज्ञाओं और परिभाषाओं के साथ। ये वो बेसिक शब्द हैं जिनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सुना है गुण और वृद्धि संज्ञा के बारे में। ये क्या होती हैं? ये दोनों स्वर संधि की जान है। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणा। अदेंग गुणा। हाँ, इसका मतलब है अ, ए और ओ। इन तीन वर्णों को गुण कहते हैं। ये एक तरह से स्वरों का बेस लेवल है। अच्छा, तो ए ई ओ गुण है, याद रखने के लिए ये छोटे स्वर लगते हैं। तो फिर वृद्धि, जैसा नाम से लग रहा है, क्या ये कुछ बड़ा है? बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादेच। इसके अनुसार आ, ए और औ, इन तीन वर्णों को वृद्धि कहते हैं। ये गुण स्वरों के ही कह सकते हैं मजबूत रूप हैं। अरे वाह! तो अ का बड़ा रूप आ, ए का ए और ओ का अ, ये तो एक पैटर्न बन गया। गुण छोटे हैं और वृद्धि बड़ी है। बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती है। अब इसी तरह का एक और रिश्ता देखते हैं, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण। हाँ, सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम, यानी जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक जैसा हो। एकदम सही। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है वो सवर्ण कहलाते हैं। जैसे अ और आ दोनों कंठ से बोले जाते हैं। अच्छा, तो वो सवर्ण हुए। पर यहाँ एक परीक्षा के लिए जरूरी बात बताई जाती है। एक वार्तिक है जो री और लुरु के बारे में है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वार्तिक कहता है कि री और री आपस में सवर्ण होते हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन ये तो अजीब है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और लरे का दंत, फिर ये सवर्ण कैसे हुए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये एक खास रियायत है जो व्याकरण में दी गई है। इसे एक अपवाद की तरह याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं। संयोग और संहिता, ये दोनों शब्द सुनने में काफी मिलते जुलते हैं। इनमें बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। संयोग का सूत्र है हलोनंतरा संयोगः। हलोनंतरा मतलब व्यंजनों के बीच कोई अंतर ना हो। बिल्कुल। जब दो या दो से ज्यादा व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना आए तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे पुष्प शब्द में श और प के बीच कोई स्वर नहीं है, तो वो एक संयोग है। ठीक है, तो फिर संहिता क्या है? संहिता का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। इसका मतलब है वर्णों की अत्यधिक समीपता। जब वर्ण एक दूसरे के इतने पास आ जाएं कि उनमें कोई गैप ना बचे, उस स्थिति को संहिता कहते हैं। अच्छा, तो यही संहिता, यही संधि का आधार है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। संहिता संधि होने के लिए अनिवार्य शर्त है। संहिता वो माहौल है और संधि उसका नतीजा है। ये बहुत अच्छे से साफ हुआ। अब शब्द के और अंदर चलते हैं। मेरे नोट्स में टी, उपधा और अनुनासिक संज्ञा का जिक्र है। मुझे टी और उपधा हमेशा कंफ्यूज करते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले उपधा को समझते हैं, वो आसान है। सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण, उपधा। हाँ, किसी शब्द के आखिरी वर्ण से ठीक पहले जो वर्ण आता है वो उपधा है। जैसे मनुष्य शब्द में अंतिम वर्ण स है, उससे ठीक पहले न में अ छिपा है, तो अ उपधा है। ठीक है, उपधा मतलब सेकंड लास्ट लेटर। जी, ये आसान है। तो फिर टी क्या है? टी थोड़ा अलग है। सूत्र है अचो अंत्यादि टी। ये कहता है कि किसी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद आने वाले व्यंजन को मिलाकर टी कहते हैं। अंतिम स्वर और उसके बाद के व्यंजन। जी। मनुष्य शब्द में अंतिम स्वर न में छिपा हुआ अ है, उसके बाद स आता है, तो अस, ये पूरा हिस्सा टी कहलाएगा। अरे, अब समझ आया। उपधा सिर्फ एक वर्ण है, लेकिन टिंग एक पूरा ग्रुप हो सकता है। बिल्कुल। अब जल्दी से अनुनासिक संज्ञा भी देख लेते हैं। सूत्र है मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मतलब जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की मदद से बोले जाएं। एकदम सही। जैसे अ, ई और हर वर्ग का पांचवा अक्षर ञ, ण, न, म। बहुत बढ़िया। ये सभी संज्ञाएं अब साफ हो रही हैं।
और अगर हमारे श्रोताओं को भी ये सब समझ आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। चलिए अब कुछ और संज्ञाएं हैं। नदी, धी, प्रगृह, ये क्या है? देखिए, जो दीर्घ ईकारांत और ऊकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे नदी, गौरी, वधु, उनकी नदी संज्ञा होती है। और धी संज्ञा? इनके अलावा जो ह्रस्व ईकारांत और ऊकारांत शब्द हैं, जैसे हरि, भानु, उनकी धी संज्ञा होती है। बस एक अपवाद है, सखी शब्द की धी संज्ञा नहीं होती। ठीक है। और ये प्रगृह संज्ञा क्या है? ये शब्द मैंने कई बार सुना है। प्रगृह्य का सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, मतलब द्विवचन के वो शब्द जो ई, ऊ या ए में खत्म होते हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इनकी संधि नहीं होती, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे हरि एतौ है तो वो हरि एतौ ही रहेगा। अच्छा, ये तो बहुत काम की बात है। अब जब हम संधि की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना संधि की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कुछ और शब्द भी समझ लें, जैसे स्थानीय, आदेश, आगम। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्थानीय वो है जिसे हटाया जाता है, मतलब द ओरिजिनल। ठीक है। आदेश वो है जो स्थानीय को हटाकर उसकी जगह बैठता है। ये एक तरह से शत्रु की तरह आता है। और आगम? आगम मित्र की तरह है, वो किसी को हटाता नहीं, बस आकर पास में बैठ जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। शत्रु और मित्र। और निमित्त मतलब परिवर्तन का कारण, द कॉज। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि हम संधि समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और इसके 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम स्वर संधि पर ध्यान देंगे। जी, स्वर संधि यानी जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल हो तो सबसे पहली और सबसे आसान संधि से शुरू करते हैं, दीर्घ संधि। इसका सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घः। इसमें सवर्ण शब्द आ रहा है जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं। हाँ, ये सूत्र कहता है कि जब अ यानी अ, ई, उ, री, ली के बाद उसी का कोई सवर्ण स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः। यहाँ आ और आ मिलकर आ ही रहें। सही। या फिर मात्र प्लस ऋणम, मातृणम। अब आते हैं गुण संधि पर। सूत्र है आद्गुणः। क्या ये कहता है कि यहाँ गुण वर्ण यानी ए, ई, ओ बनेंगे? एकदम। नियम है कि जब अ या आ के बाद ई, उ, री, ली आए तो दोनों की जगह उनका गुण रूप आ जाता है। जैसे रमा प्लस ईशः, रमेशः। यहाँ आ और ई ने मिलकर ए बना दिया। को ऊपर एक मात्रा दिखेगी, या तो ए की या ओ की। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है और इसी लॉजिक पर वृद्धि संधि काम करती होगी। बिल्कुल। सूत्र है वृद्धिरेचि। ये कहता है कि जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो दोनों की जगह उनका वृद्धि रूप मतलब ऐ या औ हो जाता है। मतलब शब्द के ऊपर 2 मात्राएं दिखेंगी। बिल्कुल। जैसे सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव। या जल प्लस ओघः इज इक्वल टू जलौघा। देखिए कितना लॉजिकल है सब कुछ। सच में। लेकिन एक संधि है जो मुझे हमेशा परेशान करती है, यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि। ये एक यण अची, ये सब क्या है? ये प्रत्याहार है, पाणिनि के व्याकरण का एक जीनियस आविष्कार। ये वर्णों के ग्रुप्स के शॉर्टकट नाम है। जैसे इक का मतलब है ए, उ, री, ली। अच्छा, तो ये शॉर्टकट्स हैं। हाँ, और यण का मतलब है य, व, र, ल। तो सूत्र का मतलब हुआ इक की जगह पर यण हो जाता है जब बाद में कोई असमान स्वर आए। जैसे इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। यहाँ इति का ई आधा य बन गया और आदि के आ के साथ जुड़कर या हो गया। या फिर मधु प्लस अरि इक्वल टू मध्वरी। इसे पहचानने की ट्रिक ये हो सकती है कि शब्द के बीच में आधे अक्षर के साथ य या व जुड़ा हुआ दिखता है। हाँ, ये एक बहुत कारगर पहचान है। इसी तरह एक और मजेदार संधि है अयादि संधि। सूत्र है एचो यवायावः। यहाँ एच का मतलब होगा ए, ओ, ऐ, औ। बहुत अच्छे। तो जब एच के बाद कोई भी स्वर आए तो वो क्रमशः अय, अव, अय
और आव में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण है ने प्लस अनम इक्वल टू नयनम। यहाँ ने का ए अय में बदल गया। और पौ प्लस अक इज इक्वल टू पावक, यहाँ पौ का औ आव में बदल गया। इसे पहचानने के लिए शब्द के अंदर अय या अव की ध्वनि ढूंढनी पड़ती है। ये थोड़ा जासूसी वाला काम है। व्याकरण एक तरह की जासूसी ही है। अब दो और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण संधियों पर आते हैं, पूर्व रूप और पर रूप संधि। पूर्व रूप का सूत्र है एंगः पदांतात। ये कहता है कि जब पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद छोटा अ आए तो वो अ गायब हो जाता है और अपनी जगह एक निशान छोड़ जाता है जिसे अवग्रह एस कहते हैं। जैसे हरे प्लस अव इज इक्वल टू हरेव। इससे बोला नहीं जाता, ये बस बताता है कि यहाँ कभी अ हुआ करता था। ये एक तरह का व्याकरणिक फॉसिल है। क्या बात है, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। और पररूप संधि एंगी पररूपम, ये वृद्धि का अपवाद है। जब अ वाले उपसर्ग के बाद ए या ओ वाली धातु आए तो बाद वाला रूप ही रहता है। जैसे प्र प्लस एजते इज इक्वल टू प्रजते, न कि प्रजते। बिल्कुल। और पढ़ाई से जुड़े ऐसे ही आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी होता है, महत्वपूर्ण अपवाद। हाँ, ये वो शब्द हैं जो व्याकरण के वीआईपी हैं। ये सामान्य नियमों को नहीं मानते, जैसे अक्ष प्लस ऊहिणी। यहाँ गुण संधि से अक्षोहिणी बनना चाहिए था, पर एक खास नियम से यहाँ वृद्धि संधि होती है और ये अक्षोहिणी बनता है। इसी तरह प्र प्लस ऊह से प्रौढ़ बनता है, न कि प्रौढ़। ये शब्द सीधे सीधे पूछे जाते हैं। शकंधु, गवाक्षः, सुखार्थः, ये सब उसी लिस्ट में है। जी, इन्हें याद रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। स्वर संधि तो काफी हद तक साफ हो गई। व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा परिचय दे सकते? जरूर। व्यंजन संधि में बहुत से प्रकार हैं, पर कुछ मुख्य हैं, जैसे शुचत्व और श्टुत्व संधि, जिसमें स्व और त वर्ग श और च वर्ग या श और ट वर्ग में बदल जाते हैं। जैसे सत प्लस चित इज इक्वल टू सच्चित। हाँ। फिर आती है जष्ट्व और चर्त्व संधि। जष्ट्व में पहला वर्ण तीसरे में बदलता है, जैसे वाक प्लस ईशा इज इक्वल टू वागीशा। और चर्त्व में तीसरा पहले में, जैसे सत प्लस कारह इज इक्वल टू सत्कारह। ये तो सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग जैसा लग रहा है। कह सकते हैं। फिर अनुस्वार संधि है, तोरली संधि है, जिसमें त के बाद ल आने पर त भी ल बन जाता है, जैसे तत् प्लस लीना इज इक्वल टू तल्लीना। और एक अनुनासिक संधि भी होती है। हाँ, जिसमें कोई व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर यानी नासिक्य में बदल जाता है, जैसे चित प्लस मयम इज इक्वल्स टू चिन्मयम। वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने शुरुआत की प्रमुख संज्ञाओं से, गुण, वृद्धि, सवर्ण, संयोग, संहिता, टी, उपधा। फिर हम स्वर संधि पर आए और उसके लगभग सभी मुख्य प्रकार देखें, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। और हमने कुछ महत्वपूर्ण अपवाद और व्यंजन संधि का एक संक्षिप्त परिचय भी देखा। बिल्कुल। तो आज की क्लास का सार यही है कि सूत्र स्मरण ही सफलता की कुंजी है। इन सूत्रों को बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। अभ्यास से ही ये नियम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आज हमने संस्कृत व्याकरण के इन बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझने की कोशिश की। उम्मीद है सभी छात्रों को इससे बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, चैनल का नाम है गोल्डी एकेडमी, कहीं भूल मत जाना। इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकें। अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरूर। हमने इन सूत्रों को भाषा का कोड या एल्गोरिथम कहा, तो क्या हम पाणिनि जैसे वैयाकरणों को प्राचीन दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कह सकते हैं, जिन्होंने इंसानी बोली के लिए एक ऐसा लॉजिक तैयार किया जो हजारों साल बाद भी उतनी ही सटीकता से काम करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।